क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे डेली करंट अफेयर 21 दिसंबर का हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसको जरूर ज्वाइन कर लिए, सारे नोटिफिकेशन आपको वहीं मिलते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक, हमारा एक ही ऑफिशियल नंबर है, इसी पे ही सिर्फ कॉल करिएगा 9650347272। ठीक, इस पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो 21 दिसंबर के हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं प्रीलिम्स और मेंस में आ सकते हैं, और वो भी यूपीएससी, यूपीपीएससी, अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए, वो है ये वाले। साइप्रस से संबंधित क्या न्यूज़ आई है देखेंगे। प्रोजेक्ट 15B 500 किलोग्राम क्षमता की नियंत्रित हवाई वितरण प्रणाली, इसको कैट्स बोलते हैं। काफ़ी बढ़िया है। जो लोग वीडियो गेम खेलते हैं आजकल, जैसे पबजी और वो सब जो होता है, तो BGMI, तो उसमें लोग देखते होंगे वो ड्रॉप होता है वेपन, तो वैसे ही ये चीज़ है बिल्कुल। अभी ओरिजिनली भी हो रहा है। गढ़चिरौली मीडिएशन बिल मध्यस्थता विधेयक 2021 ऑपरेशन विजय गोवा से संबंधित है। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, ठीक, और इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल, काफ़ी हो हल्ला इस पर हुआ है, आप लोगों ने सुना जरूर होगा। देखेंगे, पूरी जानकारी विस्तार से समझेंगे। और प्रशासन गांव की ओर, ठीक है। 25 दिसंबर जो है भारत में आपका गुड गवर्नेंस डे होता है, तो उसी के लिए एक पहल है। और लावुल विलेज, इसमें बड़ी अजीब सी घटना हुई है, इसको भी समझेंगे, पूरा देखेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बहुत तेजी से। इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित हमारा पहला टॉपिक है साइप्रस। साइप्रस एक जगह है आपका मेडिटेरेनियन सी में। ठीक, ये देखिए मेडिटेरेनियन सी है, और ये वेस्ट एशिया जो है उसके वेस्ट में पड़ता है। ठीक है ना, जैसे कि इजराइल के ये आपका वेस्ट में पड़ेगा। अब ये साइप्रस जो है ये UN के द्वारा, देखिए बीच में ये कुछ लाइन यहाँ पे ये ग्रीन से दिख रही होगी, UN के द्वारा विभाजित है। वैसे तो ये पूरा कंट्री ये बोला जाता है साइप्रस है, लेकिन डी फैक्टो लेवल पे, जैसे भारत में अगर देखा जाए तो जो पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर रखा है कश्मीर, तो अगर डी फैक्टो लेवल पे देखो तो वो अभी पाकिस्तान के पास में ना, वैसे ही कुछ सिचुएशन यहाँ पर है। पूरा साइप्रस तो है, लेकिन जो साउथ का है बस इसको ही रिपब्लिक ऑफ साइप्रस, मतलब वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसके कंट्रोल में। इसकी कैपिटल है निकोसिया। लेकिन ये ऊपर वाला जो नॉर्थ का जो है ये टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस है, और अभी टर्की ने इसको एक तरीके से इस पर अपना कब्जा जमा रखा है। तो यहाँ पर अभी ये तो हो गई मैपिंग, और मैपिंग इसको डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे अभी क्या हुआ है कि जो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, ठीक है ना, AICTE, जो इंजीनियरिंग कॉलेज और इन सबको एक्रेडिटेशन देता है इंडिया में, उसने कहा कि देखो ऐसा है, साइप्रस जाओ लेकिन उस जगह मत जाओ जहाँ को इंडियन गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज ना दिया हो। ठीक, कुछ फैकल्टी मेंबर जा रहे थे, और ये जो नॉर्दर्न एरिया जो टर्की ने इसको वो कर रखा है, उसको इंडिया रिकॉग्नाइज नहीं करती इंडियन गवर्नमेंट, तो वो AICTE ने बोला कि वहाँ पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, अगर वहाँ पे कोई बुलाता भी तो मत जाओ, क्योंकि हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया। अच्छा, ये इंडिया ने खुद से नहीं किया, साइप्रस ने शिकायत की थी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से, और उसी पे ये एक्शन लिया गया। सिंपल चीज़ है। साइप्रस की मैपिंग आप लोग कर लो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एक आइलैंड कंट्री है ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी में, ठीक, और थर्ड लार्जेस्ट और थर्ड मोस्ट पॉपुलस आइलैंड है ये आपका मेडिटेरेनियन सी में, और ये साउथ में पड़ता है आपका टर्की के, वेस्ट में पड़ता है सीरिया के, नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है आपके गाजा स्ट्रिप इसराइल के, लेबनान के, ठीक है, और नॉर्थ ऑफ द इजिप्ट, ठीक है, और साउथ ईस्ट ऑफ द ये आपका ऐसे ग्रीस के इधर पड़ता है। ठीक, इसकी कैपिटल निकोसिया है, और ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें इस तरीके से पढ़ो जो इंपॉर्टेंट है। पूरी एक एक चीज़ वहाँ पे रिपोर्टर नहीं बनना है हमें। ठीक है, जनरल स्टडीज पेपर 3 में डिफेंस और सिक्योरिटी इश्यूज से एक जो टॉपिक हमारे सामने आ जा रहा है वो है प्रोजेक्ट 15B। समझने वाली बात यह है कि प्रोजेक्ट 15B जो है वो डिस्ट्रॉयर यानी कि विध्वंसक बनाने के लिए काम में आ रही है। डिस्ट्रॉयर कैसा होता है, देखिए ऐसा होता है। ठीक, ये जो पूरी शिप आप देख रहे हो ना, ये डिस्ट्रॉयर है, और उससे मिसाइल विसाइल चलेगी। और अभी प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत जो है मर्मुगांव एक, वैसे तो गोवा में एक आपका पोर्ट है, मेजर पोर्ट है। इंडिया में टोटल 13 मेजर पोर्ट है, उसमें से एक पोर्ट जो है मर्मुगांव भी है, जहाँ से शिपिंग होती है। उसी के नाम पर ये नेवी का सेकंड स्वदेशी स्थल्थ डिस्ट्रॉयर बनाया गया है। स्थल का मतलब ये होता है कि राडार वाडार से पकड़ा नहीं जाता, छुपा रहता है। ठीक, तो स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है P15B क्लास का। P15B क्लास को जो है विशाखापट्टनम क्लास भी बोला जाता है। सिर्फ इतना बस नाम टर्मिनोलॉजी अलग अलग दे रखी है वर्गीकरण करने के लिए, क्लासिफिकेशन करने के लिए। और ये अभी पहली जो है सॉर्टी इसने अभी करी थी 19 दिसंबर को,
और मिड 2022 में कई कई सारे टेस्ट के बाद में ये इंडक्ट हो जाएगा नेवी में, और नेवी को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी इसके आने से। इसको बिल्ट किया है, बिल्ट समझना, बनाया है फाइनली। देखो, डिज़ाइन करना, डेवलप करना और फिर बिल्ट करना। तो बिल्ट किसने किया है? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ठीक, और जो कि 15 प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर बना रहा है। तो अगर मान लो आपसे सिंपल से क्वेश्चन पूछ ले, बताइए प्रोजेक्ट 15B किससे संबंधित है? तो डिस्ट्रॉयर्स से संबंधित है। इंडियन नेवी के लिए जो है ये बना रहा है। मनमुगांव अभी ये जो है लेटेस्ट इन्होंने डिस्ट्रॉयर बनाया है, स्वदेशी है और सेकंड ऐसा है, ठीक है। और अभी 21 नवंबर 2021 में ही INS विशाखापट्टनम जो है इंडियन नेवी में आ गया था। अभी मैंने आप लोगों को थोड़े दिन पहले बताया भी था कि P75 वाला जो एक प्रोजेक्ट है, जैसे हम लोग यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, P15B है, ठीक है, वैसे P75 जो है वो सबमरीन से है। P15B डिस्ट्रॉयर हो गया, P75 जो है आपका सबमरीन पनडुब्बी संबंधित हो गया। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था ना कि फोर्थ जो है INS वेला अभी इंडक्ट हो गया। उसमें और कौन कौन से हैं? खरांज है, कालावरी है, ठीक है ना। बताइए, मैंने 6 बताए थे आपको, उसके अंदर 6 है, सबके नाम लिख के कमेंट करके जो बताइएगा, ठीक है। इसे ऐसे ही याद होगा, बार बार जब देखोगे, रिवीजन तो करना ही पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मझगांव ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे काम किया है शिप बिल्डिंग में। और देखिए, ये P15B जो है ये विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर हैं, इतना ध्यान रखो। और ये जो है मिसाइल डिस्ट्रॉयर, गाइडेड मिसाइल देते हैं, देख रहे हो, ये गाइडेड मिसाइल चलती यहीं से ऊपर से चल जाएंगे, ठीक है। और इसको डिज़ाइन किया है, दो मैंने आपको बताया, डिज़ाइन करना, डेवलप करना और बिल्ड करना। बिल्ट मझगांव हो गया, डेवलप तो इंडिया और इजराइल दोनों ने मिलकर किया है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ज्वाइंटली डेवलप्ड बाय इंडिया एंड इजराइल, ठीक। लेकिन डिज़ाइन किया है इसको डायरेक्टोरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन, जो कि ये आपका ये इसके अंतर्गत आता है, इंडियन नेवी के अंतर्गत, ठीक है। तो इसने डिज़ाइन किया, आपका डेवलप किया गया है इंडिया और इजराइल के साथ में मिलके। इसमें बाराक 8 जो कि इंडिया ने इजराइल से लॉन्ग रेंज मिसाइल ली है, इस बाराक 8 भी इसी डिस्ट्रॉयर पर है। और काफ़ी लंबा चौड़ा है, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, छुपने के स्टेल्थ के फीचर्स में काफ़ी तगड़े हैं। और 4 डिस्ट्रॉयर इसके अंतर्गत बन रहे हैं, आपके अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। और इसको मरमुगांव बोला गया, जो कि गोवा में एक मेजर पोर्ट है उसके नाम पर। पहला वेसल जो आया था इसमें INS विशाखापट्टनम था, जो कि नवंबर में आ चुका है। ये दूसरा है, इसका नाम क्या रखा गया? मरमुगांव, ठीक। याद रखना, इस तरीके से एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ ताकि आपको याद रह जाए वहाँ पर, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो लोग वीडियो गेम खेलते हैं उनको, जो उन्होंने देखा होगा PUBG, BGMI, ये सारे गेम। जनरल स्टडीज़ पेपर 3 में डिफेंस सिक्योरिटी संबंधित, देखो यहाँ पे एक फोटो दिखाता हूँ। अब ये समझ लो कि ये सप्लाई है, ठीक है ना। वॉर फील्ड में आप पूरा ऊपर ही ऊपर जो है फायरिंग रेंज से ऊपर ही ऊपर उड़ते हुए आपने क्या किया, ये छोड़ दिया। और ये जाके ये 500 किलो तक का सामान जो है ये आपका जाके जहाँ पे आपको चाहिए, मान लीजिए यहाँ से जब आपने इसको ड्रॉप किया तो आपने इस पे निशान लगाया था, तो इसके अंदर ये खुद की कैपेबिलिटी है कि ये जाके मान लीजिए यहाँ छोड़ा तो ये अपना थोड़ा बहुत पैतरेबाजी करते हुए, मैन्यूवर करते हुए इसी जगह पे गिरेगा, ठीक। यहाँ पे करते तो ये अपने आप को नेविगेट कर लेता है, ठीक। समझ में आ गया? उड़ते हुए। और वॉर फील्ड पे जहाँ पे जरूरत है, या फिर मान लीजिए ऐसी कई सारी टोपोग्राफी होती है, पहाड़ियाँ होती हैं जहाँ पे आप लैंडिंग नहीं कर सकते हो, तो वहाँ पे आपके अगर ट्रूप्स हैं तो आपने इसके जरिए वहाँ पे सामान पहुँचा दिया 500 किलो तक का एक बार में, वो भी गाइडेड। ऐसा नहीं पता चला आपने ड्रॉप किया जाके आतंकवादियों के खेमे में पहुँच गया, ऐसा नहीं होगा। तो कई बार ऐसा होता होगा पहले, लेकिन अब नहीं होगा क्योंकि इसको गाइड किया जा सकता है। तो ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि है और इसको बोलते हैं कंट्रोल्ड एरियल डिलीवरी सिस्टम ऑफ 500 kg कैपेसिटी, कैट्स 500, ठीक। किसने इसको जो है आपका वो बनाया है? इसने बनाया है आगरा में एक जो है मतलब इंस्टीट्यूशन है, एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ठीक। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आगरा में क्योंकि UPPSC और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। बताओ कि एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट का, यही न्यूज़ से बनाया, लेकिन उन्होंने सिंपल सा क्वेश्चन है आगरा वाला पूछ लिया, ठीक है। पूरी न्यूज़ क्या है, क्या इसकी रणनीति है, वो नहीं समझ, वो बस खाली ये फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ पे बना देते हैं। तो ये जो है अभी 18 दिसंबर को इसका टेस्ट हुआ और इसमें 500 किलो तक का जा सकते हैं। प्रिसाइज डिलीवरी है, जहाँ पे चाहिए वहीं पे गिरे। और इसमें जो है मैनुएबल आपका कैपेबिलिटी है राम एयर पैराशूट की वजह से, राम एयर पैराशूट इसको रैप बोलते हैं। और इसमें भैया कैसे जगह कहाँ गिराना है कैसे पता चलेगा? GPS का उपयोग करता है, जो गाड़ी वाड़ी चलाने में आप लोग उपयोग करते हो ना, वैसे ही। और कोऑर्डिनेट इसमें कितनी ऊंचाई पे है
और हेडिंग सेंसर सब कुछ देखता है, ऑन बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक यूनिट है। भाई सब चीज़ें होंगी तभी तो ये मतलब इसको आप ऑपरेट कर पाओगे। और आपका ये जो आगरा वाली जो इंस्टीट्यूशन है ADRDE, ये एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी है किसकी, DRDO की। DRDO बड़ा काम कर रहा है इधर, लगातार न्यूज़ में रह रहा है। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एनवायरनमेंट से संबंधित गढ़चिरौली। वैसे अगर आप गढ़चिरौली का नाम सुनो, महाराष्ट्र में ये जगह है, तो ज़्यादातर नक्सल के कुछ अटैक और इन सब पे आता रहता है न्यूज़ में। मैं इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग देख लो। वैसे नक्सल बहुत ज़्यादा जो है छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा रीजन है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब इनकी जो है गतिविधियाँ रहती हैं। गढ़चिरौली आपका महाराष्ट्र में है, दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में है। ठीक, लेकिन गढ़चिरौली यहाँ पर किसी और कारणों की वजह से न्यूज़ में है। एक्चुअली यहाँ पे अगर फोटो हम लोग देखें तो कुछ एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स, ठीक है ना। इसमें एक चंदा हथनी ग्रुप इसको बोलते हैं। देखिए मजाक वाली बात नहीं, सच्ची में इसका नाम यही है। देखिए फॉरेस्ट के ऑफिशियल के अनुसार चंदा हथनी का झुंड जो है फरवरी 2021 में बालोद जिला जो कि छत्तीसगढ़ में है से वन क्षेत्र में धमंतरी जिले से प्रवेश किया था। मतलब वहां से करते हुए छत्तीसगढ़ में आपका बालोद जिला धमंतरी जिला होते हुए ये अब महाराष्ट्र पहुंच गया है। ये इसलिए जो है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिला में पहुंच गया है। ठीक, इसीलिए न्यूज़ में है गढ़चिरौली जिला। और जो है काफ़ी बहुत ज़्यादा पोर्शन जो गढ़चिरौली का है वो 76% जंगल है। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो है फॉरेस्ट ऑफिशियल ये कह रहे हैं कि भाई साहब यहाँ पे लोग पहुँच तो गए हैं, एलिफेंट तो वैसे मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन यहाँ दिक्कत ये हो सकती है कि ह्यूमन और एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। कई बार ऐसा है कि अब देखो पूरा फॉरेस्ट है तो वहाँ पर ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे ही निर्भर रहती है, तो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हैं। जैसे कि तेंदू लीफ कलेक्शन, तेंदू लीफ पता है किसमें यूज़ होता है, वो आपने देखा ना बीड़ी पीते हैं लोग, तो जो बीड़ी होती है ना वो तेंदू एक पेड़ होती है उसकी लीफ से बनती है। ठीक, तो तेंदू लीफ कलेक्शन कर रहे हैं या फिर हाथी जाके फसल को बर्बाद कर दे तो फिर जो है ये हो सकता है। अच्छा, ये जो छत्तीसगढ़ के कांकेर, बालोद, गरियाबाद और धमंतरी जिले से जो है आपका ये गढ़चिरौली पहुंचे हैं ये एलिफेंट्स, ये 9 साल बाद ऐसा हुआ है। 22 एलिफेंट है चंदा हथनी के जो है ग्रुप से ये लोग पहुंचे हैं। और इसमें ये जो गढ़चिरौली जिला है इसमें गोदावरी रिवर जो है जाती है, जिसकी जो सहायक नदियां हैं वेनगंगा, प्रणहिता और दिना, ये जो है इसी डिस्ट्रिक्ट के थ्रू बहती हैं। और डिस्ट्रिक्ट डज नॉट हैव एनी रिकॉर्ड्स ऑफ रेगुलर एंड रेसिडेंट एलिफेंट। अभी तक कोई भी रेगुलरली यहाँ पे एलिफेंट नहीं रहते, लेकिन अब चंदा हथनी जो है वहाँ पे पहुँच चुकी है। आज आपका जो होमवर्क है वो है मैपिंग ऑफ रिवर बेसिन, कौन कौन से, कृष्णा और गोदावरी, कृष्णा और गोदावरी। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए आप लोग ने सुना होगा भैया कोर्ट कचहरी से दूर रहना चाहिए, ये सुनी ही बात की नहीं सुनी। ठीक, तो वहाँ पे क्यों, क्योंकि भाई साहब बहुत डिले होता है, बहुत पैसा लगता है, बहुत परेशान करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है और इस कारण जो है लोग इससे बचते हैं। लेकिन कोर्ट के बाहर भी एक चीज होती है जिसको बोलते हैं ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, मतलब वैकल्पिक जो भी आपका विवाद है उसका समाधान, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी इसको बोला जाता है। उसी ADR में कुछ चीजें होती हैं जैसे कि कॉन्सिलिएशन, जिसको हिंदी में सुलह बोलते हैं, आपका आर्बिट्रेशन भी होता है, लेकिन ये थोड़ा सा टफ उसमें होता है। आउट ऑफ कोर्ट ये भी आर्बिट्रेशन है, लेकिन तीसरा जो तरीका होता है वो होता है मीडिएशन, और काफ़ी जो है सौहार्दपूर्ण तरीके से सॉल्व किया जाता है। मीडिएशन यानी कि मध्यस्थता, दो लोग जो है लड़ाई कर रहे थे, बीच में एक मध्यस्थता करने के लिए कोई बड़ा बंधव मतलब आ गया और उसने मध्यस्थता करी और जो है किसी एक निर्णय पे बिल्कुल जो है मतलब सौहार्दपूर्ण तरीके से पहुंचा दिया। तो ये जो मध्यस्थता है ये भारत में इसको लॉ बनाया जा रहा है ताकि एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में एक तरीके का ये आपका मतलब इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो जाए, एक लॉ बन जाए ताकि लोग इसका यूज करना चालू कर दें, क्योंकि भारत में जो कुछ भी होता है वो होता है अंडर रूल ऑफ लॉ। ठीक, कानून का शासन जो है उसके अंतर्गत ही होता है। तो आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन वाला तो ऑलरेडी लॉ है कंपनियों से संबंधित। यहां पर मीडिएशन बिल भी आ गया है, सेंटर इसको जल्दी ही राज्यसभा में पेश करेगा और एक भारतीय मध्यस्थता परिषद बनाएगा। देखो मैंने पूरी चीज आपको बताई कहानी, अगर मैं सीधे बोल देता मीडिएशन बिल आ गया है और ये पढ़ लो और इसमें काउंसिल बनेगा तो आपको इतना नहीं समझ में आता, लेकिन क्यों आया है, वाई फैक्टर,
अगर वाय समझ गए ना तो कहानी अच्छी लगती है, अगर वॉट ही वॉट करते रहे तो कहानी भी अच्छी नहीं लगेगी और एग्जाम में आपको यादों नहीं रही है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर देखिए, जब ये लॉ आया जाएगा, एक संस्था बनाई जाएगी ताकि जो है लोग इसके पास जा सके। उस संस्था का नाम होगा मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर भारतीय मध्यस्थता परिषद, ठीक। और इसके थ्रू जो है आपका सामुदायिक मेडिएशन भी किया जा सकेगा और इस तरीके से एक संस्थागत प्रणाली बन जाएगी भारत में मीडिएशन की, और उसकी वजह से स्त्रंदन होगा ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, वैकल्पिक विवाद समाधान। समझ में आई बात। और ये बिल जो है, जो भी लिटिगेंट होंगे, याचिकाकर्ता होंगे, वादी होंगे, उनके हितों की रक्षा करेगा। मान लीजिए अगर आपसे कह दिया जाए अरे नई चीज आई है मीडिएशन, जाओगे? तो आप कहोगे अरे यार पागल हो क्या, क्यों जाएंगे यार, पता नहीं, हम तो कोर्ट वाला ही सिस्टम जानते हैं। तो यहां पर इस बिल में बोला गया है कि भैया जो भी आएगा, वादी, याचिकाकर्ता, जो भी लिटिगेंट है, उसके हितों की, अधिकारों की, इंटरेस्टों की जो है सेफ गार्ड किया जाएगा और उसको तत्काल राहत की मांग, मतलब तत्काल राहत दिलाई जाएगी आपके मंचों से, अदालतों से, ठीक है। तभी तो लोग के अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए। अगर सिर्फ लॉ बना दिया जाए, नोबडी विल फॉलो अनटिल अनलेस पीपल, सोसाइटी हैव कॉन्फिडेंस इन इट। तो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए और वाकई में सफल हो पाए तो उसके लिए सारी चीजें करनी पड़ती हैं। अच्छा, अब जब मीडिएशन होगा, आप ए और बी पहुंचेंगे मीडिएशन कराने, तो वहां पर जो मीडिएशन, जो भी मंच होंगे कोर्ट वाले जो भी है, तो वो कोई डिसीजन लेंगे, ठीक। तो जैसे ट्रिब्यूनल जब डिसीजन लेता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवार्ड बोलते हैं, ठीक। तो ये पुरस्कार नहीं होता, ये अवार्ड उस जजमेंट को बोला जाता है, डिसीजन को बोला जाता है। वैसे ही जब मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया, ये जो भी जो मतलब वो करेंगे कोर्ट वोट में जाकर, जो भी निर्णय आएगा, समझ में आ रही बात, बिल्कुल बिल्कुल पहली बार क्योंकि आ रहा है टॉपिक, इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज्यादा ध्यान से इसको समझा रहा हूं। तो उस डिसीजन को मीडिएशन सेटलमेंट एग्रीमेंट बोला जाएगा, MSA। और इस एग्रीमेंट को कानून, जो ये कानून है, इसके द्वारा जो है परिवर्तनीय होगा, यानी कि एनफोर्सिएबल होगा। मतलब अगर MSA को कोई नहीं मानेगा तो लॉ के अंतर्गत जाके दूसरी पार्टी कह सकती है देखो ये काम नहीं कर रहा है, या फिर वो एक्शन नहीं ले रहा जैसा कि MSA में लिखा गया था। तो मीडिएशन एक्ट के अंतर्गत उसको फिर एनफोर्स करा सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये एक तरीके से क्या बोला जाए, अगर इसकी लैंग्वेज चेंज करे UPSC, ये लिख दे कि ये लीगली बाइंडिंग हो जाएगा MSA। बिल्कुल सही बात है, लीगली बाइंडिंग है, लॉ के अनुसार ये चीज होनी चाहिए। और ये जो MSA पहले जो बनाया गया, ऐसा नहीं कि ये थोपा जाएगा किसी एक पार्टी के ऊपर। A और B जब गए थे और इनको जब MSA दिया जा रहा था, तब ये दोनों की सहमति से ही दिया जा रहा था, रजामंदी से, ठीक है ना। कंसेंशुअल एग्रीमेंट होगा दोनों पार्टीज के बीच में। और चैलेंज जो है इसको, अगर मान लीजिए इस MSA को कोई नहीं मान रहा है, तो मान लीजिए एक B पार्टी से नाराज थी, इसको नहीं मान रही है, A पार्टी पहुंच गई कि भैया ये इसको जो है इंप्लीमेंट कराओ, लेकिन B पार्टी ने कहा कि हम इसको चैलेंज कर रहे हैं, MSA को नहीं मान रहे किसी कारण, तो वो चैलेंज आप कर सकते हो, B या फिर कोई भी चैलेंज कर सकता है, लेकिन कुछ लिमिटेड ग्राउंड्स पे। ये नहीं कि हर बार पता चला MSA हुआ फिर वो लिटिगेशन के ही फेर में फिर से फंस गया, ठीक। तो कुछ लिमिटेड ग्राउंड्स पे ही हो पाएगा, ताकि यार डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करना है ना, ऐसा नहीं है कि डिस्प्यूट को खींचते रहना। कई लोग तो यही करते हैं ना कि कोर्ट में डाले रहो, ठीक है, सामने वाला ऐसे ही खत्म हो जाएगा, पैसा, टाइम और इन सबसे। तो वो चीज ना हो, तो कुछ ग्राउंड्स पे ही MSA को चैलेंज किया जा सकता है। एक एक पॉइंट बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से मैं आपको समझा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा आएगा जरूर। अच्छा, कुछ केसेस ऐसे भी होंगे जिसमें मध्यस्थता ली जा रही होगी, तो मतलब लोग नहीं चाहते हैं कि भाई साहब वो खुले में आए, ठीक है ना। मान लीजिए कोई डिवोर्स वाली बात है या फिर रेप वाले केस, कुछ भी मतलब हो सकते हैं कि इस तरीके के केसेस जो लोग नहीं चाहते हैं, याचिकाकर्ता कि भाई साहब जो है ये लाइट में आए। तो कुछ केसेस में इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाएगी कि उसका जो है प्रकटीकरण यानी कि डिस्क्लोजर नहीं किया जाएगा। मीडिएशन प्रोसेस प्रोटेक्ट्स द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द मीडिएशन अंडरटेकन एंड प्रोवाइड्स फॉर इम्यूनिटी इन सर्टेन केसेस अगेंस्ट इट्स डिस्क्लोजर। तो यहाँ पर कुछ में जो है गोपनीयता रखने का भी प्रावधान किया गया है, ठीक। अच्छा, जो भी ये MSA आएगा, एग्रीमेंट जो डिसीजन इसके थ्रू आएगा आपका, तो इसका पंजीकरण करा दिया जाएगा। पंजीकरण करा दिया जाएगा कितने दिनों में? 90 दिनों में। कहां पर? स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या फिर तालुक लीगल अथॉरिटीज 90 दिनों में इसका पंजीकरण करेंगे। जब पंजीकरण आ जाएगा तभी लॉ के अंतर्गत ये परिवर्तनीय हो पाएगा,
ठीक। और दूसरी चीज, एक तरीके से जितने भी रिकॉर्ड बन रहे हैं, मतलब एक तरीके से रिकॉर्ड को, जो भी सेटलमेंट हुआ है उसको आप जो है एक बुक भी बना ले रहे हो, ऑथेंटिकेटेड रिकॉर्ड्स भी तैयार कर ले हो, ताकि मान लो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, दशक के बाद भी कोई आके जो है खड़ा हो जाए तो आपके पास ये रिकॉर्ड तो दिखाने के लिए। ठीक, तो अभी ये आया है, ये पंजीकरण हो रहा है, आगे जाके इसको कहेंगे कि हम डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, उसका एक प्रोग्राम निकाल देंगे। सिंपल सी ऐसे ही चलती है गेम। ठीक है, तो ये मीडिएशन बिल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, स्टार है, इसको जरूर लिख लेना, अलग से आएगा ही आएगा। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑपरेशन विजय। देखो ऐसा हुआ था कि पुर्तगाल वो देश था, वो औपनिवेशिक मतलब वो साम्राज्यवाद देश था जिसने जो है भारत को अपना कॉलोनी बनाने की कोशिश करी। सबसे पहले आपका जो है वास्को दी गामा आया 1498 में, और पुर्तगाल ही इस तरीके का समाजवाद देश था जो सबसे आखिरी में भारत से गया हुआ बाहर। ठीक, कब गया? 1961 में। हम आजाद हुए लेकिन ब्रिटिशर से हुए 1947 में। 1947 में ब्रिटिशर से आजाद होने के बाद भी जो है पुर्तगालियों ने गोवा को नहीं छोड़ा था। गोवा को पुर्तगालियों ने मराठाओं से 1661 में कब्जा लिया था। फिर उसके बाद बिचोलिम कॉन्फ्लिक्ट चला था, लेकिन उसमें फिर जो है शांति संधि हो गई थी पोर्टुगीज और मराठा एम्पायर के बाद में। तो 1641 के बाद से आप ये समझ लो कि गोवा पर 1961 तक गोवा पे जो है पुर्तगालियों का एक तरीके से मतलब पकड़ रही, राज रहा। ठीक, इंडिया जो है ब्रिटिशर्स से हुई आजाद, पॉलिटिकली आजाद हुई। अब इससे एक चीज और मैं अभी वैल्यूएशन कराऊंगा आपको कि पॉलिटिकल आजाद हुए हम ब्रिटिशर्स से 1947 में, और उसके बाद भी पुर्तगाल जो था उसने गोवा से अपनी पकड़ जो है ढीली करने के लिए मना कर दिया, जाने से मना कर दिया। तो अब भाई जबरदस्ती पे उतर आया, तब भी हमने काफी टाइम लगाया, लेकिन ऑपरेशन विजय नाम से एक जो है आर्म्ड फोर्सेस ने, तीनों आर्म्ड फोर्सेस, जल से, थल से और जो है हवा से, जो है यहाँ पर ऑपरेशन विजय चलाया गया। और जो है कुछ लोग की जो है इसमें हमारे वीर जवानों की जो है कैजुअलिटी भी हो गई, और हमने छुड़ा लिया पुर्तगालियों से अपना गोवा। तो इसी को गोवा लिबरेशन डे बोलते हैं। ठीक, गोवा मुक्ति दिवस बोलते हैं, और ये हर साल 19 दिसंबर को होता है। और ऑपरेशन विजय वो ऑपरेशन था जवाहरलाल नेहरू जी की जो है अध्यक्षता में, मतलब इन्होंने, ये उस समय जो है क्या थे भाई साहब, ये उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने जो है ये ऑपरेशन विजय चलवाया था आर्म फोर्सेस के थ्रू, और जो है छीन के अपना हक लिया था वापस गोवा से अपना पुर्तगालियों को बाहर निकालकर। ठीक, 1961 में चलाया गया था ये, और जनरल जे.एन. चौधरी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे इस ऑपरेशन विजय की। और इसको जो है वॉर मेमोरियल भी आपका बनाया गया इंडियन नेवी नेवल शिप गोमंटक पे। ठीक है, और जिसपे 7 सेलर और कई सारे जवानों की जो है जान चलेगी। तो 19 दिसंबर याद रखिएगा 1961 गोवा लिबरेशन डे होता है। अब इससे एक वैल्यू एडिशन मैं आपको कराना चाहता हूं। वैल्यू एडिशन ये है कि देखिए, आपको इससे एक चीज समझ में आई कि हमें स्वतंत्रता तो मिली, लेकिन पॉलिटिकल स्वतंत्रता मिली। हमें ब्रिटिशर्स ने छोड़ा 1947 में। अगर हमने कहा जाए, अगर कहीं क्वेश्चन बोलिया कि पूर्णतः हम कब आजाद हुए पॉलिटिकली, तो हम 1961 में हुए, पुर्तगाली जब छोड़ के गए, छोड़ के क्या भगाया गया हमारी तरफ से। तो इसके अलावा जो स्वतंत्रता जो आज तक अभी तक चल रही है, सामाजिक और इकोनॉमिक, लोग समाज में भी स्वतंत्र नहीं हो पाए हैं। जब भगत सिंह पहले बात करते थे, याद करो आप, तो वो क्या बोलते थे, हमें स्वतंत्रता सिर्फ ब्रिटिशर्स से नहीं चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए गरीबी से, हमें स्वतंत्रता चाहिए जो है कास्टिज्म, जातिवाद, इनके थ्रू। वो आज भी हमें नहीं मिल पाई है। ठीक है ना, तो ये एक बड़ा फैक्टर है। इस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है, तो आपको ये एसेंस समझ में आ जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया है। अगर आपने इस तरीके नहीं सोचा है तो आप सोचिए, और अगर आंसर क्वेश्चन आता तो आप आसानी से लिख लेंगे। अच्छा, अब ये तो हो गया एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वाले में। रिवर एक गोवा में है जिसका नाम है मांडवी। ठीक, मांडवी। आज हमने कौन सा पोर्ट की बात पढ़ी थी अभी, मरमुगांव, जो मेजर पोर्ट है गोवा में ही। गोवा में मांडवी एक रिवर है, ये इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट के अंतर्गत आती है। आपका कर्नाटका और इसके बीच में डिस्प्यूट है मांडवी रिवर के, जो है मांडोवी रिवर नाम है इसका, के पानी से संबंधित। और इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल के अंतर्गत सुलझाते हैं? आर्टिकल नंबर 262 262। ठीक, याद रखना। और इसमें यह लिखा हुआ है कि कोर्ट का इसमें जो है दखल अंदाजी नहीं की जाएगी कोर्ट के द्वारा। ठीक, आर्टिकल 262 प्लीज एक बार पढ़िएगा।
अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 2 से, हेल्थ इश्यूज से। देखिए, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। ठीक, जब भी छोटा बच्चा होता है घर पे, आपका जो है हॉस्पिटल लोग जाते हैं और वहाँ पर छोटे बच्चे को कुछ दिन रखना ही पड़ता है। तो बेबी फ्रेंडली बनाने का मतलब यहाँ पर यह है कि भैया ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा देना, स्तनपान को बढ़ावा देना, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहले 24 घंटे में तो जरूर से जरूर कराने की कोशिश करिए। और यहाँ तक ये कहा जाता है कि पहले घंटे में ही बच्चे को माँ का दूध मिलना ही चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माँ के दूध में एक जो है कोलेस्ट्रॉल नाम से केमिकल होता है, जो पीले रंग का थोड़ा सा, तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है इम्यूनिटी को बूस्ट करता है बच्चे की। अब जितना ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग को ईजिली जो है माँ करा पा रही है, तो उसके हिसाब से जो है हॉस्पिटल्स की कुछ जो है आपका एक्रेडिटेशन होता है। ठीक, कि हाँ भैया, हाँ ये ठीक से करा है। लोग सर्वे करते हैं अपना, पहले हॉस्पिटल खुद भी सर्वे करता है, तो जो उसको पास कर लेते हैं उन्हीं को ही बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव के अंतर्गत जो है, हाँ बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल है, ये घोषित किया जाता है। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। और ये कॉन्सेप्ट इंडिया का नहीं है, ये कॉन्सेप्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ का पूरे वर्ल्ड में चलता है। ठीक, तो जो है स्तनपान के अनुकूल टैग प्राप्त किया जाता है इसके द्वारा। तो अब देखो, इंडिया में कौन चला रहा है इसको? ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया, जो कि आपका एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑफ इंडिया, ये दोनों मिलकर भारत में प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए 12,000, अच्छा ये वाला जो इनिशिएटिव है ये सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए है। जो सार्वजनिक हॉस्पिटल यानी कि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल या फिर पब्लिक हॉस्पिटल है, वो किस स्कीम के अंतर्गत आते हैं? माँ स्कीम के अंतर्गत। मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन ये स्कीम का नाम है, जिसके अंतर्गत जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उसमें ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा दिया जा सके, उसके लिए वो माँ स्कीम है। लेकिन ये प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए है। ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया और एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया दोनों लोग मिलकर 12,000 प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ये दिया जाएगा अगर वो पास कर लेते हैं ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली टैग। ठीक, और ये प्रोग्राम जो है आपका 2016 में जो पब्लिक वाला है, ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत माँ प्रोग्राम जो है 2016 में चालू किया गया था। जो सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया जाता है, प्रमाण किया जाता है आपका ब्रेस्ट फीडिंग जो है ये क्या नाम है इसका, ब्रेस्ट फीडिंग बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव के अंतर्गत ये 2 स्टेज में दिया जाता है। पहले स्टेज में होता है कि हॉस्पिटल खुद अपना देखता है कि हाँ भैया सब कुछ सही है। फिर दूसरे स्टेज में ये होता है कि उसका जो है असेसमेंट, एक्सटर्नल असेसमेंट किया जाता है, अधिकृत मूल्यांकन किया जाता है, बाहरी मूल्यांकन किया जाता है। और फिर उसमें अगर उनको लगता है कि हाँ भाई इंटरव्यू करके डॉक्टर, नर्सेस, पेशेंट, तो फिर उनको जो है हाँ ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली ट्रैक दिया जाता है। और इसकी फ़ीस जो है वो हॉस्पिटल को ही देनी पड़ती है। 17,000 रुपये है इसकी फ़ीस। पूरे वर्ल्ड में ये प्रोग्राम चला जा रहा है WHO और यूनिसेफ के द्वारा। इंडिया ने इसको अडॉप्ट किया था इनिशिएटिव को 1993 में, लेकिन 1998 तक जो है काफ़ी जो है इसमें मतलब पीछे रह गया, नहीं इतना जो है इन्होंने इस पे ध्यान दिया। फिर से अब 2 दशक के बाद में इस पे फिर से तेजी पकड़ी जा रही, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ऐसा कौन सा हॉस्पिटल है भारत में, प्राइवेट हॉस्पिटल, जिसको पहला हॉस्पिटल वो बन गया जिसको ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली टैग मिला है? वो है चेन्नई का ब्लूम हेल्थ केयर। ठीक, यूपीपीसी बीपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है, तो जो याद रखिएगा, चेन्नई ब्लूम हेल्थ केयर पहला इस तरीके का बन गया है हॉस्पिटल। ठीक, और ये जो है अब देखो यहाँ पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में, जो कि 2019 से 21 के बीच में कुछ उसने वो दिया है, तो उसने कुछ आंकड़े दिए हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग इंडिया में अभी भी कम है। ठीक, अगर वैसे उन्होंने बोला कि देखिए संस्थागत तरीके से जन्म तो हॉस्पिटल में बच्चों का अब हो रहा है। जननी सुरक्षा योजना आपने स्कीम पढ़ी होगी कि जो है हॉस्पिटल में जाके जो है होना चाहिए, घर पे जन्म नहीं होना चाहिए, मतलब वो इतना बढ़िया नहीं रहता, बच्चों को खतरा भी रहता है। तो वो तो 88% हो चुका है, लेकिन सिर्फ 41.8% को ही उनके पैदा होने के, बच्चों के पैदा होने के पहले घंटे में दूध ब्रेस्ट फीड किया जाता है। ठीक, 15-16 में ये 41.6%, तो खाली 0.2% ही खाली बढ़ा है। और यहाँ तक कि अगर देखा जाए तो ये आंकड़ा तो निगेटिव में है। कहाँ कहाँ? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। यहाँ तो अभी भी पहले घंटे में ब्रेस्ट फीड जो पहले हमने सर्वे किया था उससे भी कम हो चुका है। मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन माँ प्रोग्राम है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रोग्राम है। ठीक, अगला जो टॉपिक है वो है इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल 2021। जनरल स्टडीज, पॉलिटी एंड गवर्नेंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक है। अभी क्या हुआ है आपको मालूम होगा कि एक होता है आधार कार्ड। ठीक,
आधार कार्ड जो है वो कि आपकी नागरिकता का प्रमाण नहीं है, ध्यान रखना। ये आधार आप देखोगे उसके एक्ट में जाके भी, तो उसमें लिखा हुआ है दिस इज नॉट ए प्रूफ फॉर द इंडियन सिटीजनशिप। और लेकिन ये जो है यूनिक होता है, जो भी भारत में रह रहा है तो उसका जो है आपका आधार कार्ड बनना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। ठीक, अब यहाँ पे जो है इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स एक्ट है या फिर उनमें कुछ संशोधन कर रही है, इलेक्शन लॉ बिल अमेंडमेंट बिल लेके आई है, संशोधन कर रही है। वो कह रही है कि जितने भी, मान लीजिए ज़्यादातर देखा जाता है कि एक व्यक्ति के गांव पे भी उसका इलेक्टोरल कार्ड बना हुआ है, जहां रह रहा है शहर में वहां पे भी उसका इलेक्टोरल कार्ड बना हुआ है, तो वोटर कार्ड जो है एक ही व्यक्ति के दो दो तीन तीन हो जाते हैं कई बार। ठीक, तो इस चीज को, इस डुप्लीकेशन को जो है खत्म करने के लिए उस व्यक्ति के आधार कार्ड से अगर हम इलेक्टोरल कार्ड को, वोटर कार्ड को लिंक कर दें तो बाकी सिर्फ एक रह जाएगा, बाकी हटा दिए जाएंगे। तो ये तो एक जो है वो किया जा रहा है, जो इलेक्शन लॉ में अमेंडमेंट, ये एक है। बाकी ये किया जा रहा है, पहला तो ये चीज हो गई आधार कार्ड से लिंक कर रहे हैं। ठीक, दूसरी ये चीज करी जा रही है कि भाई साहब जो पहले डेट होती थी, मान लीजिए वोटर लिस्ट में नाम आना है तो किसी, वो डेट सिर्फ एक होती थी कि 18 साल के ऊपर वालों को जो है लिस्ट किया जाता है, आपको मालूम है, वयस्क में जोड़ा जाता है। तो वो 1 जनवरी, मान लीजिए किसी का बर्थडे जो है आपका 2 जनवरी को है और 2 जनवरी को वो जो है 18 साल का हो रहा है, तो फिर जो है उसको माना जाएगा कि हाँ भाई 18 साल का हो गया। लेकिन वो 31 जनवरी तक ही, सॉरी इसमें ये हो जाएगा कि 2 जनवरी को उसका बर्थडे, तो 2 जनवरी को उसका अगर 18 साल माना जाएगा तो उसको कहेंगे भैया कि तुम 1 जनवरी तक तो 18 साल के हो ही नहीं, तो तुम जो है नहीं दे सकते वोटिंग। तो ये सिर्फ 1 साल होता था, ये तो 2 जनवरी की बात है। वो पूरा साल मान लीजिए 31 दिसंबर तक उसको वोटिंग करने का अधिकार ही नहीं मिलेगा, बल्कि वो 18 साल का हो चुका है। तो इस कमी को जो है सुधार करने के लिए इन्होंने क्या किया है, सेक्शन जो है आपके कुछ चेंज किए हैं यहाँ पे, शायद सेक्शन 20 है आपका रिप्रेजेंटेशन पीपुल्स एक्ट के अंतर्गत, जिसमें कहा है कि 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और उसके बाद जो है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 1 अक्टूबर, इन 4 अब की बार अपडेट हो जाएंगी, जिसमें कि आपका जो है उसके बाद वोटर कार्ड में आप अपना अपडेट नाम करा सकते हो। ठीक, तो ये कुछ अमेंडमेंट यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, समझ में आ रही ना बात। तो ये तो पहले हो गया कि आधार से कर दो, उसका वैसे तो काफ़ी हो हल्ला हो रहा है, लोग ये कह रहे हैं और ये काफ़ी लॉजिकल भी है कि भैया जब ये सिटीजनशिप का प्रमाण नहीं है आधार कार्ड, तो जो भी कोई आ रहा है इंडिया में उसको आधार कार्ड मिल जाए तो वो क्या वोटर लिस्ट पे अपना नाम लिखवा ले, तो एक तरीके से जो नॉन इंडियंस हैं आप उनको भी जो है वोटिंग का राइट दे रहे हो। यही तो बात हुई ना, क्योंकि आधार कार्ड तो वे प्रूफ हो जाएगा कि भैया कि आपको वोटर कार्ड में आप अपना नाम लिखवा सकते हो। तो दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट। खैर, अभी ये पास करा लिया गया है, ठीक है ना, ये वाला जो है विधेयक पास करा लिया गया है आपका जो है लोकसभा से, जब मैं वीडियो बना रहा था तब, उससे पहले। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कही गई है कि आधार कार्ड ही सिर्फ आप दें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपको पता है ये कई जगह बोला गया है कि आधार कार्ड प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं तो कोई और प्रमाण प्रस्तुत कर दीजिए, लेकिन ज़्यादातर आधार कार्ड ही लोग मांगते हैं और फोर्स करते हैं कि भैया वही दो, नहीं तो ये नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें अब क्या कहा जाए। खैर, तो यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि और कौन कौन से, मैंने आपको देखिए ये एक तो सेक्शन 20 आरपी एक्ट 1950 और सेक्शन 60 आरपी एक्ट 1951 में जो है खाली नहीं बताया था कि पहले ये लिखा जाता था जो भी सर्विस वोटर्स हैं, सर्विस वोटर समझते हो, जैसे कि कई लोग होते हैं जो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी जो निर्वाचन क्षेत्र है उससे बाहर जाकर अपनी सर्विस प्रदान कर रहे होते हैं, इलेक्शन ड्यूटी में होते हैं या कहीं और होते हैं, जैसे डिफेंस के हो गए या फिर कोई और भी। तो उन लोगों का क्या होता है, पोस्टल बैलेट होता है कि बाई पोस्ट वो लोग बैलेट भेज सकते हैं, तो वो सब सही है। लेकिन जो लॉ में लिखा हुआ था बड़ा एक जेंडर न्यूट्रल नहीं था। वो लॉ में लिखा हुआ था कि जो भी सर्विस वोटर है वो और उसकी वाइफ, तो इससे ये पता चलता था कि हमेशा जो भी वर्किंग है वो मेन है और जो घरेलू घर पे जो रहने वाली जो व्यक्ति है वो वाइफ है, तो उसका भी वोट हम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे वाइफ वर्ड को चेंज करके स्पाउस वर्ड कर दिया। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि वाइफ यहाँ वर्किंग है और मेन जो है उनके साथ में हो, तो इसको जो है जेंडर न्यूट्रल कर दिया गया है। ये एक तीसरी चीज यहाँ पर संशोधन किया गया है इस अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत। ठीक,
बाकी दूसरा जो है जनवरी 1, अप्रैल 1 और जुलाई 1 और अक्टूबर 1 अब जो है नए आ जाएंगे। ये सेक्शन 14 के अंतर्गत थे। सेक्शन ना भी याद हो तो ठीक है, लेकिन स्टेट पीसीएस में इस तरीके के तो जो है फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लेता है, तो प्लीज़ याद कर लीजिएगा। ठीक, तो क्वालिफाइंग डेट इसमें जो है आपकी अर्हतापूर्ण वाली तिथियाँ जो है बढ़ा दी गई हैं। और जो है आपका आधार इकोसिस्टम से लिंक करने के लिए 1950-51 में आपका सेक्शन 23 जो 1950 में है, ये आरपी एक्ट, रिप्रेजेंटेशन पीपल्स एक्ट के अंतर्गत यहाँ पे कहा गया कि आधार से लिंक करेंगे, डुप्लीकेशन को खत्म करेंगे। ठीक, अब देखिए ऐसा है कि 25 दिसंबर को क्रिसमस तो होता है, लेकिन भारत में हम लोगों का जो है गुड गवर्नेंस दिवस भी होता है, यानी कि सुशासन दिवस भी मनाया जाता है। अच्छा, 25 दिसंबर को बताइए किस महान नेता का जो है बर्थडे भी होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पर क्या किया गया है कि मोदी जी के द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव ये 75 साल का जो बनाया जा रहा है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि गुड गवर्नेंस वीक हम बनाएंगे 20 दिसंबर से 25 दिसंबर तक। और ये सारे कार्यक्रम कौन कराता है भाई साहब? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। ठीक है, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग जो है गुड गवर्नेंस वीक की जो है ये पहल को चला रहा है आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत। ठीक, 20 से 25 दिसंबर तक चलेगा गुड गवर्नेंस वीक, याद कर लो। और उसी के अंतर्गत एक नेशनल लेवल पे एक जो है क्या चलाया जा रहा है? प्रशासन गांव की ओर। और इसमें यह किया जाएगा कि जो भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, डीएमवीएम हैं, वो जाएंगे तालुक में, आपका जो है पंचायत में, तहसील में, और कई सारे लोग जिनकी जो है गवर्नेंस को मजबूत करेंगे। कैसे करेंगे भाई? शिकायतों का निवारण करके जो है बैठेंगे और सर्विस डिलीवरी को जो है इम्प्रूव करेंगे। ठीक, तो समझ में आ गई ये चीज। प्रशासन गांव की ओर और नहीं और होगा। ठीक, मिनिस्ट्री कौन सी है आपकी? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन। ठीक है ना, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत जो डिपार्टमेंट आपका है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, ये वही वाला है जो आप लोग पढ़ते हो ना कि एआरसी रिपोर्ट्स, वो इसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही लॉन्च करी गई थी 2007 में। और पहले कब निकाली गई थी बताइएगा? तो ये है आपका 20 से 25 दिसंबर आपका चलेगा गुड गवर्नेंस वीक। और प्रशासन गांव की ओर है, इसमें वही है कि नेशनल लेवल पे आपका जो है रिड्रेस किया जाएगा पब्लिक ग्रीवांसेस को। तो ये जो वीक है गुड गवर्नेंस वीक, इसकी थीम है प्रशासन गांव की ओर। ठीक, और नेशनल लेवल पे रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस। ठीक है ना, लोक शिकायतों के निवारण और सेवा वितरण में सुधार के लिए लाया जा रहा है। और भैया कौन निवारण करेगा? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर 700 डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, तहसील पंचायत समिति हेडक्वार्टर पे, और लोगों की शिकायतों को का निवारण करेंगे। 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे होता है। अब यहाँ पे बड़ा यूनिक सा जो है एक इंसिडेंट हो रहा है। क्या हो रहा है कि भाई साहब, पहले पिक्चर दिखाता हूँ, मौज आएगी। देखिए पिक्चर में आपको ये लग रहा होगा कि देखिए ये बंदर है और ये छोटे से पिल्ले को जो है मतलब सहारा दे रहा है, बचाव कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये देखा गया, लावुल जिला है ये आपका महाराष्ट्र में, ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर कुछ कुत्तों ने मिलकर जो है बंदर के बच्चे को दिया था मार। ठीक, तो उसके बाद से फिर ये देखा गया कि बंदर जो है वो कुत्तों के पिल्लों को उठाकर, ठीक है ना, और जो है पेड़ों की ऊंचाइयों पर ले आके ऊपर छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, ऐसा देखा जा रहा है। तो उसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि रिवेंज अटैक कर रहे हैं बंदर। और ऐसा एक दो बार नहीं, बहुत, और 1.5 महीने चल रहा है, और कई करीबन जो है 250-300 पिल्ले मार दिए हैं बंदरों ने। ठीक है ना, तो पूरा मतलब एक देखो, ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट तो आपने सुना ही होगा, जैसे अभी ऊपर एलिफेंट वाली हमने पढ़ा था, उस पर बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे एनिमल कन्फ्लिक्ट चल रहा है बड़ा तगड़ा। ठीक, तो और उसमें अब लोगों ने ये कहा कि भैया ये तो बंदर तो रिवेंज अटैक कर रहे हैं, तो लोगों ने पपीज को बचाने की कोशिश करी। तो बंदरों ने कहा बेटा रुको, अब हम इसको एनिमल कन्फ्लिक्ट की जगह ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट बना देंगे। और मंकियों ने क्या कर रहे हैं कि इंसानों के ऊपर भी हमला कर दिया है। लेकिन फिर बाद में ये देखा गया कि जो है कुछ फॉरेस्ट ऑफिशियल्स आए, उन्होंने बंदरों को इनको पकड़ा और जो है फॉरेस्ट में अंदर छोड़ दिया। उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो बड़ा अलग है। अब ये क्या एक्सप्लेनेशन है क्या नहीं, लेकिन जो उन्होंने दिया वो बता देते हैं। उन्होंने कहा देखिए ऐसा है कि बंदर इन पपीज़ को मारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बंदरों को ये लग रहा है कि ये पपीज़ जो है ये इनके अपने बच्चे हैं और उनको सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पपीज़ की डेथ इसलिए हो जा रही है क्योंकि उनको खाना पानी नहीं मिल रहा है, तो जो है डेथ हो जा रही है। अब ये भैया इनका जो स्टेटमेंट था मुझे तो नहीं कुछ सही लगा, लेकिन जो बात है वो ये है, ये सारी चीज़ें। ठीक, तो ऐसे ही मतलब मैंने आपको कहा बता दूं, लावुल जिला है और बंदर मैनस इसको बोला जा रहा था, मंकी मैनस। अजीबो गरीब बंदरों की आतंक से परेशान ये गांव है लावुल, और ये मजलगांव तहसील में आता है, महाराष्ट्र के बीड जिले में। तो ये पूछा जाए तो मान लो स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है कोई,
तो आप कर सकते हैं। तो चलिए अपना सभी क्विक रिवीजन कर लेते हैं 21 दिसंबर 2021 का। ठीक, तो देखिए यहाँ पर ये कितनी बढ़िया डेट है, देखो 1/2/1/12/2021, वाओ। खैर, तो यहाँ पे देखिए 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे हैं। साइप्रस में AICTE ने ये बोला है, जो इंजीनियरिंग जो है कॉलेज ये सब चलवाता है भारत में, कि भाई साहब साइप्रस के उत्तरी हिस्से में, जो कि टर्की के द्वारा जो है कब्जे में है, तो वहाँ पे कोई भी फैकल्टी मत भेजो। ठीक, साइप्रस मेडिटेरियन सी में है, इसकी मैपिंग मैंने कराई है, देख लीजिएगा। प्रोजेक्ट 15B जो है ये आपका डिस्ट्रॉयर, इंडियन नेवी में जो डिस्ट्रॉयर होते हैं विध्वंसक, वो बनाता है, वो प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत आता है। ठीक, अभी जो है मरमुगांव नाम से एक जो है नया इंडक्ट किया गया, इंडियन नेवी में इंडक्ट किया जाएगा 2022 तक, उसकी पहली सॉर्टी थी। तो ये इंडिया और इजराइल ने मिलकर डेवलप किया है, डिज़ाइन किया है आपका जो है एक इंडियन नेवी की एक संस्था है उसने, और इसको बिल्ट किया है मजगांव शिप बिल्डिंग लिमिटेड ने। ठीक, इसी तरीके से एक और प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट 75B। ठीक है, तो वो जो है आपका सबमरीन से संबंधित है, INS वेला, INS खरांज, INS जो है कलवरी, ये सारे कंट्रोल्ड एरियल। ठीक, कंट्रोल्ड एरियल डिलीवरी सिस्टम, ये पैराशूट के थ्रू जो है कुछ सामान भेजा जाएगा, जो ऐसी जगहों पे जहाँ पे मान लीजिए सामान सबसे आसानी तरीके से वॉर चल रही, तो वहाँ पे 500 किलो तक का कंट्रोल्ड, मतलब कि आप जहाँ चाहोगे उसी जगह पे जाके ये गिरेगा, तो सिस्टम बनाया जा रहा है। आगरा में एक संस्था है ADREDE करके, उसने, जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट संस्था है DRDO की, उसने ये बनाया है। ठीक, सिस्टम, और उसका अभी टेस्ट किया था। गढ़चिरौली में क्या हुआ है कि चंदा हथनी का गिरोह जो है, 22 हाथियों का जो गिरोह है, जो गढ़चिरौली जो कि महाराष्ट्र में, वहां पे पहुंच गया। पहले ये सारे छत्तीसगढ़ के जिलों में थे, और ये अब जो है ट्रेवल करते हुए गढ़चिरौली में चले गए, जो कि एक फॉरेस्ट से भरा हुआ जो है 76% तक फॉरेस्ट है यहाँ पर, इस जिले में पहुंच गए। पहले नहीं यहाँ पे रहे हैं हाथी, लेकिन यहाँ पहुंच गए। यहाँ पे अब फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को ये है कि भाई साहब ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तेंदुलीव लोग लेने जाते हैं, जिससे कि बीड़ी बनती है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ, या फसल बर्बाद कर दे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। चंदा हथनी का गिरोह है ये, बस थोड़ा समझ लीजिएगा। गिरोह नहीं, ग्रुप है, सॉरी, गिरोह तो कुछ उल्टा मतलब हो जाएगा। मध्यस्थता बिल, मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाया है पूरे विस्तार से, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। इसको जो है मैं चाहूँगा कि आप लोग पूरा ही देखें जाकर। मैं टाइम चैप्टर आपको दे देता हूँ, वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर जाकर सुनिए, आएगा ही आएगा। ऑपरेशन विजय जो है 19 दिसंबर को गोवा को पुर्तगालियों से भारत ने आज़ाद किया था, आर्म फोर्सेस का एक ऑपरेशन करके, और जवाहरलाल नेहरू जी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, तो 1961 में उसी को ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव जो है, प्राइवेट जो हॉस्पिटल होते हैं उनको ब्रेस्ट फीडिंग जो है फ्रेंडली हॉस्पिटल का टैग देने के लिए ये वाला इनिशिएटिव चलाया जा रहा है। पूरे वर्ल्ड में ये WHO और यूनिसेफ के अंतर्गत जो है ये चलाया जाता है। स्तनपान कराना बच्चों को पहले ही घंटे में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो है माँ के दूध में कोलेस्ट्रम होता है, येलोइश एक केमिकल होता है, जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाता है बच्चों के। ठीक, यहाँ पे जो अगला हमारा टॉपिक है वो है इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल। देखिए, इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल में 3 चीज़ें मेनली यहाँ पे अमेंड करी गई। पहली चीज़ ये बोली गई है, रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स एक्ट में जो सेक्शन 20 है 1950 वाले में, सेक्शन 20 में ये बोला है कि हम जो इलेक्शन वोटर कार्ड हैं उनको हम आधार कार्ड से लिंक कर देंगे। ठीक है ना, ताकि जो कई लोग, एक ही व्यक्ति जो है 3-3 वोटर कार्ड ले घूम रहे हैं, तो वो डुप्लीकेशन खत्म हो जाएगी। ठीक है, दूसरा ये इन्होंने बोला है कि पहले जो क्वालिफाइंग डेट होती थी वो 1 जनवरी होती थी, उसको हम बढ़ा के 4 बार कर देंगे पूरे साल में, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जो है जुलाई और 1 अक्टूबर। ठीक, तीसरा उन्होंने बोला है कि जो एक सर्विस वोटर्स जो होते हैं जिनका पोस्टल बैलेट जाता है, तो उनका जो है उनके बारे में लिखा जाता था कि वो या फिर उनकी वाइफ जो है वोट भेज सकती हैं। तो वाइफ वर्ड थोड़ा सा जेंडर न्यूट्रल नहीं था, हो सकता है कि वाइफ वर्किंग हो और मैन जो है वहाँ पे हो, तो इसलिए यहाँ पे वाइफ वर्ड को चेंज करके स्पाउस वर्ड कर दिया गया, और इससे जो है जेंडर न्यूट्रलिटी को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रशासन गांव की ओर, देखिए भारत में 25 दिसंबर को जो है गुड गवर्नेंस डे होता है, और आज़ादी के अमृत महोत्सव में 75 साल जो भारत की स्वतंत्रता के हो गए हैं, तो उसके अंतर्गत जो है एक गुड गवर्नेंस वीक चलाया जा रहा है 20 से 25 दिसंबर तक, जब जो है गुड गवर्नेंस डे होगा। तो उस गुड गवर्नेंस वीक की जो है थीम है, उसका नाम है प्रशासन गाँव की ओर। ठीक, प्रशासन गाँव की ओर, इसमें जाकर जनता के
शिकायतों का निवारण और सर्विस डिलीवरी जो सरकार के द्वारा की जाती है उसको बेहतर बनाने के लिए 700 डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जाएंगे तहसील पर, हेडक्वार्टर पे, और वहां जाके निवारण करेंगे जनता का, ताकि जो है लोगों की शिकायत जमीनी लेवल पे खत्म हो सके और प्रशासन और ज़्यादा अच्छा हो, और इसीलिए प्रशासन जो है वो सुशासन में बदल जाए, जिसको कि गुड गवर्नेंस हम लोग बोलते हैं। ठीक, लावुल विलेज यहाँ पर जो है बीड डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र के, यहाँ पे मंकी मैनेज चल रहा है। छोटे छोटे पप्पी जो होते हैं, जो पिल्ले होते हैं, उनको ये काफ़ी मार रहे हैं। तो काफ़ी क्या चीज़ है उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक, सुन लीजिएगा पूरा। तो इसी के साथ में आज का हमारा ये सेशन खत्म होता है। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक का बटन तोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करवा कर। तो चलिए, कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे। तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।